Welcome back again to the platform of Ranjan Legal Hub. Today we are going to discussing about defamation. पिछले वीडियो में हम डिफामेशन क्या होता है, कुछ कहाँ से ये कंसेप्ट आया कि किसी भी पर्सन का रेप्यूटेशन उसका प्रॉपर्टी होता है, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स फॉर डिफामेशन। डिफामेशन के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। So there are three things that is important for file a case under defamation. First is a statement must be false, untrue and defamatory. कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा हो तो वो ज़रूरी है कि अगर उससे किसी पर्सन को हार्म हो रही हो तो वो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट होना चाहिए, वो स्टेटमेंट सही नहीं होना चाहिए और वो स्टेटमेंट डिफामेटरी होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज द वर्ड मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। जो वर्ड बोला गया है वो मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, यानी कि वो ज़रूरी रूप से प्लेंटिफ से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड इज द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड, यानी कि जो वर्ड बोला गया है उसको पब्लिश होना ज़रूरी है। अगर वो पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ डिफेंडेंट के नॉलेज में है, प्लेंटिफ के नॉलेज में है, तो ये डिफामेशन के अंडर नहीं आएगा। अब इसी को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, अनट्रू एंड डिफेमेटरी, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया हो वो फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, वो अनट्रू यानी कि सही स्टेटमेंट नहीं हो, गलत बोला गया हो, डिफामेटरी होना चाहिए टू द प्लेंटिफ को डिफेम होना चाहिए, तभी ये आएगा कि ये डिफामेशन में आएगा। अब इसमें एक केस लॉज है, साउथ इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस रामकृष्णा 1890 का ये केस है। अब इस केस में होता क्या है कि इसको हम पहले ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन होता है, ये एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है, दिस इज ट्रेन, ओके, यू कैन एज्यूम दैट। अब यहाँ पे ट्रेन में ये होता है कि टिकट चेक करने आता है, वो ऑथराइज है टिकट चेक करने के लिए। तो ये आता है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे पर्सन जो हैं बैठे हुए रहते हैं। अब यहीं पे आके ये ए पर्सन को टीटी कहता है कि मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं और आपके पास टिकट नहीं है। अब ये हुआ कि जैसे ही ये बात सुना तो आसपास के आदमी इसको देखने लगा कि ये बिना टिकट का यात्रा करता है, कैसा है, थोड़ा ऑड थिंकिंग से देखने लगा। अब यहीं पे ए करता है कि ये अपना टिकट निकाल के टीटी को दिखाता है कि देखिए मेरे पास टिकट है। और अब ये इस बात को लेकर के केस फाइल कर देता है अगेंस्ट टीटी कि आपने ये बात बोली कैसे कि आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं, इससे हमारा रेप्यूटेशन का हार्म हुआ उतने पर्सन के बीच में, तो अब हमको कंपनसेशन चाहिए। तो इस केस में क्या हेल्ड होता है, इसका डिसीजन है, इट वाज हेल्ड दैट द वर्ड्स स्पोकन बाय गार्ड वेर स्पोकन बोनाफाइड, यानी कि जो वर्ड गार्ड के द्वारा टीटी के द्वारा बोला गया था, टिकट चेकर के द्वारा बोला गया था, वो वर्ड डिफामेटरी तो था लेकिन वो बोनाफाइड में बोला गया था, यानी कि कोई बैड इंटेंशन से नहीं बोला गया था। एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देयर वाज नो डिफामेशन एंड द रेलवे कंपनी कुड नॉट बी मेड लायबल फॉर द सेम। और इस सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ये हेल्ड किया गया कि रेलवे कंपनी जो है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि इसको ये नहीं था कि हम गलत इंटेंशन से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये था कि ये जो बोला ऐसे ही बोल दिया, इसका कोई अथी नहीं था कि कोई बैड थिंकिंग नहीं था, कि इसीलिए इसको लायबल नहीं ठहराया गया। अब जो नेक्स्ट केस है डीपी चौधरी वर्सेस केएम मंजुलता। अब इसमें होता है कि एक गर्ल होती है, इसके थ्रू एक पर्सन ए है, ये एक गर्ल के अगेंस्ट बोलता है कि अरे ये लड़की की उम्र 17 ईयर्स है,
अब बोलता है कि यार ये वो जो 17 ईयर्स की गर्ल्स है ना, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। और ये चीज़ ये बोल दिया ताकि, और सोसाइटी में इस लड़की के प्रति बहुत ही इसका रेपुटेशन हार्म हुआ, क्योंकि हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर किसी के बारे में ऐसा बोला जाए कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो कितना उसका रेपुटेशन हार्म होगा सोसाइटी में, और लोग इसको गलत नज़र से देखने लगे। इस केस में कोर्ट का डिसीजन ये था कि दिस इज ए डिफामेटरी स्टेटमेंट, की ये जो स्टेटमेंट बोला गया है दिस इज ए डिफामेटरी स्टेटमेंट, हेंस डिफेंडेंट इज लायबल, और डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया। अनदर इज द वर्ड मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, इसका सेकेंड एसेंशियल्स है कि वर्ड जो है वो मस्ट रिफर टू प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ से रिलेटेड वर्ड ही होना चाहिए। The false and true defamatory statement given by defendant must refer to plaintiff, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो प्लेंटिफ से रिफर करना चाहिए। इसमें एक केस है हल्टन कंपनी वर्सेस जोन्स 1910 का। वन मिनट। अब इसमें हम केस की मदद से समझते हैं। इस केस में ये था कि एक पेपर में जोन्स नाम का एक कैरेक्टर बनाया और इससे रिलेटेड एक कोई स्टोरी बना करके पेपर में पब्लिश करवाया। जो डिफेंडेंट है वो इसमें ये दिखाया कि ये जोन्स जो है ये एक चोर है और ये एक अच्छा पर्सन नहीं है। अब जब ये पेपर में पब्लिश हुआ तो इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया गया था कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इंसिडेंट, यानी कि ये प्राकृतिक घटना से रिलेटेड नहीं है, ये जो है किसी सच्चाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये काल्पनिक है, ऐसा कोई जो है नहीं लगाया गया था। अब इसमें एक जोन्स नाम का पर्सन रहता है, उसका कुछ फ्रेंड रहता है, वो ये पेपर पढ़ता है तो वो जब सब आदमी है वो जोन्स को गलत नज़र से देखने लगते हैं कि अरे ये जोन्स इसी के बारे में है, ये स्टोरी, ये चोर है, ये अच्छा पर्सन नहीं है, जिससे होता क्या है इसके जो जितने भी फ्रेंड होते हैं इससे दूरी बनाने लगते हैं। अब ये जोन्स इसको स्यू करता है डिफेमेशन के लिए। अब इस केस में कोर्ट हेल्ड किया था कि डिफेंडेंट वेर लायबल, डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया था बिकॉज दे डिड नॉट गिवन एनी डिस्क्लेमर, क्योंकि ये इसने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया था कि ये घटना काल्पनिक है। और ऐसा कंसिडर किया गया था कि अगर आप ऐसा स्टोरी पब्लिश करते हैं तो ये देना ज़रूरी है, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, नहीं तो इससे किसी पर्सन को रेपुटेशन का हार्म हो सकता है, इसीलिए इसको लायबल ठहराया गया था। अब एक और आगे केस है यूसुपोव वर्सेस मेट्रो गोल्डन मेयर पिक्चर लिमिटेड। अब इस केस में क्या होता है कि एक फिल्म बनाया जाता है, एक फिल्म बना, इसमें एक वुमेन को एक कैरेक्टर बनाता है और ऐसा दिखाता है कि ये जो वुमेन है ये वुमेन बहुत ही अमीर वुमेन रहती है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एक अच्छा खासा स्टेटस इसका सोसाइटी में रहता है, लेकिन ये जो वुमेन है ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। ये जो है इसके कैरेक्टर पे ऐसा दिखाया गया। अब इससे ये हुआ कि प्रोड्यूसर जो था वो फिल्म बनाता है एक लेडी से रिलेटेड, तो पिक्चर जो है उस वुमेन के रेपुटेशन को हार्म कर रहा होता है। अब इसमें कोर्ट यही हेल्ड किया था कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल है, क्योंकि इसमें भी ऐसी कोई नहीं दिखाया गया था कि ये काल्पनिक है, और चूंकि जो वुमेन जिस नेम से कैरेक्टर को दर्शाया गया था उसी नेम से वुमेन एग्जिस्ट करती थी और उसका रेपुटेशन हार्म होने लगा सोसाइटी में फॉर शोइंग दैट पिक्चर, सो इससे कोर्ट इसको लायबल ठहराया था। अब एक वर्ड आता है इन्यूंडो। इन्यूंडो बेसिकली ये होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि बोलते कुछ हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, यही हुआ इन्यूंडो। फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछता है कि अरे यार वो टीचर आते हैं ना
वो ना अच्छा पढ़ाते हैं और वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ जाओ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम क्या बोले कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा इसमें बोलने का क्या था, हमारा इंटेंशन कि हाँ जाओ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप कोई स्टेटमेंट ऐसा दिए हैं जिससे कि उस टाइम तो लग रहा था कि हाँ आप सही स्टेटमेंट बोले हैं, आपका वर्ड गलत नहीं है, लेकिन उससे जो है अगर उसका मतलब निकाला जाए तो वो डिफेम करता है टू अदर पर्सन्स। इन्यूंडो का मतलब यही होता है। नाउ वी मूव टू द थर्ड इसेंशियल, दैट इज द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड। यानी कि जो वर्ड बोला गया है टू द डिफेंडेंट वो वर्ड पब्लिश होना जरूरी होता है। पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग अ डिफामेटरी मैटर नोन टू सम पर्सन। पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर ए बी को डिफेम किया है, सिर्फ बी के नॉलेज में है तो ये डिफामेशन नहीं आएगा। जैसे ही ये सी के नॉलेज में गया तब अब ये डिफामेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, वर्ड पब्लिश हुआ है, इसलिए पब्लिश होना दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें भी एक केस है हुथ वर्सेस हुथ। अब इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है ए, ये एक लेटर पब्लिश करता है टू बी और एक सील पैक लिफाफा में नहीं भेजता है, ये एक ओपन लिफाफा में करके ओपन पैक में करके पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा कर देता है। और ये जानता है कि जो उसको देने के लिए जाएगा उसका हैबिट है कि कोई भी लेटर अगर विदाउट सील पैक है तो उसको वो पढ़ लेता है। तो पर्सन वैसा ही किया, इस लिफाफे को भी खोल करके पढ़ लिया क्योंकि ये सील पैक नहीं था। तो अब इससे क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ है उसका रेप्यूटेशन हार्म हुआ। तो इसमें भी कोर्ट हेल्ड किया था कि नहीं ये जो है ये लायबल होगा क्योंकि सील पैक लिफाफा नहीं भेजा गया था। अब एक और केस है, सॉरी केस नहीं है, एक ये चीज़ है कि हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर्ड एज वन पर्सन। हस्बैंड और वाइफ को अंडर आई ऑफ लॉ 1% कंसिडर किया जाता है। अगर ए डिफेम कर रहा है किसी पर्सन को और इसकी वाइफ सुन लेती है तो ये थर्ड पर्सन कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ जो है ये एक ही पर्सन कंसिडर किया जाता है अंडर लॉ। सो दैट्स ऑल अबाउट द इसेंशियल्स ऑफ डिफामेशन। थैंक यू।